एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। चले कंटिन्यू करते हैं। एज यू नो, हम लोगों का जो क्लास 12th का आपका चैप्टर है, आपका हॉरिजन एंड इवोल्यूशन वाला, हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट मैंने आप लोगों को जेनेटिक वेरिएशन के जो पॉइंट्स थे या फैक्टर्स थे, वहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। और जो हम लोगों का नेक्स्ट है वो 3 कॉन्सेप्ट वाला। पहला हमारा जेनेटिक वेरिएशन था, सेकेंड हमारा नेचुरल सिलेक्शन था, थर्ड हमारा आइसोलेशन था, जिसमें से मैं आप लोगों को जेनेटिक वेरिएशन वाला कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेचुरल सिलेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन। डार्विन ने कहा था कि जो स्पीसीज का इवोल्यूशन होता जा रहा है, इवोल्यूशन मतलब जो डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसमें जो मेन फैक्टर है वो नेचुरल सिलेक्शन है। उसका मेन फैक्टर, तीनों फैक्टर में से वो नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन है। एंड दिस होल्ड्स दैट जेनेटिक वेरिएशंस राइज विद इन द पॉपुलेशन। और ये जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और जो हैबिटेट, जो कंडीशंस हमारे एडवांटेज के लिए होती हैं, हमारी अच्छी चीजों के लिए होती है, हम उस हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट करने के बाद हमारे जीन में वेरिएशन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और इसी तरीके से आगे आने वाली पॉपुलेशन या जनरेशन इवॉल्व होती चली जाती है। The fittest will be at the selective advantage and will be more likely to produce offspring than the rest, as the fit continue to enjoy greater survival and reproductivity, and new species will eventually evolve. इसमें ये कह दिया कि नेचुरल सिलेक्शन में कि जैसे जैसे हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशंस बदलेंगी, वैसे वैसे बहुत सारी चीजों को ह्यूमंस को एडेप्ट करना पड़ेगा, एक्वायर्ड करना पड़ेगा। और जो एक्वायर्ड कर गया, उस इन्वायरमेंट में फिटेस्ट हो गया, तो वही वो तो कर जाएगा सरवाइव, अपनी लाइफ को करेगा एंजॉय और अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस भी करेगा। लेकिन जो फिट नहीं हो पाया, उसने बहुत सारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस को एडेप्ट एक्वायर्ड नहीं किया, उसने कहा मैं तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा, मुझे नहीं ये एडेप्ट करना, वो सरवाइव नहीं कर पाता, ना ही वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएगा ढंग से। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस पूरी अर्थ पे से क्या हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। डायनासोर और डोडो का गायब होने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारा इन्वायरमेंट हुआ चेंज। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए इस टाइमिंग पर, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर एंड बहुत सारी चीजें, वो उस चीजों को एडेप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए और सरवाइव नहीं कर पाए, राइट? Alternatively, natural selection is the process by which better adapted organisms grow and produce more number of offspring in the population. यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने न्यू एनवायरमेंट को एडेप्ट करते हैं, एडेप्ट करने के बाद अपने आप को ग्रो करते हैं, ग्रो होने के बाद अपने न्यू इवॉल्व ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। It brings about evolutionary changes by favoring different reproduction of genes that bring about changes in gene frequency from one generation to next generation. अब होता क्या है नेचुरल सिलेक्शन में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को एडेप्ट किया, अपने अंदर चेंजेस लेके आया। अब जब उसने अपने अंदर चेंजेस ले आया, ठीक है, अब उसने अपने बेबीज को प्रोड्यूस किया, तो उसके बेबीज के अंदर भी तो वही चेंजेस आएंगे ना। क्यों आएंगे? क्योंकि वो अपने पेरेंट को देखेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंट को एडेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे ये चेंज हमारी रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है, हमें ये चीज एडेप्ट करनी ही नहीं है। उसने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने पेरेंट्स से चीजों को सीखा, हाँ, और कुछ आदतें होती हैं जो पेरेंट्स की एज इट इज बच्चों में जाती ही जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस बेबी का इवोल्यूशनरी चेंज हो गया, यानी कि उसने भी अपने जीन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, और यही चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते चले जाते हैं, और एक टाइम बाद हमें बिल्कुल न्यू स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवॉल्व न्यू स्पीसीज मिल जाती है।
Selection against harmful mutation leads to a mutation balance in which allele frequency of harmful recessive remain constant generation after generation. देखिए इसमें होता क्या है, जो हार्मफुल म्यूटेशन है, हार्मफुल म्यूटेशन का मतलब है कि कोई भी हमारे सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिट है जो बड़ी हार्मफुल है, मतलब गंदी आदत है, थोड़ा सा लाइक सिगरेट एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक लाइक दैट, ऐसी कुछ है, वो उसके अंदर जीन के अंदर फिट हो गई है, क्योंकि उसने बचपन से ही, उसके पेरेंट्स भी ऐसे थे, वो पर्सन भी ऐसा ही है, तो वो जीन के अंदर उसके अंदर आ चुकी है ये आदत की स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक वाली। अब ये जो आदत है, ये आगे बच्चों में भी जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, जब उसकी पेरेंट्स से उसके आई फिर उसके इससे आगे चली गई तो उसके बच्चों में जाने के भी चांसेस है। बट यहाँ पर अब सपोज करिए उसके जो बेबी प्रोड्यूस्ड हुए उस टाइमिंग पर एनवायरनमेंट में बहुत सारा चेंज हो गया, बिल्कुल उसके आसपास के लोग बहुत ही जॉब एंड बहुत ही रिस्पेक्टफुल बहुत सारे पर्सन थे, तो जो बेबी प्रोड्यूस्ड हुआ उसके अंदर वो आदत नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कि उस टाइमिंग पर उसका नेचुरल सिलेक्शन कुछ और था, नेचर की डिमांड कुछ और थी। उसने बच्चे ने देखा कि अगर मैं ऐसी गंदी आदतों को एडेप्ट करूंगा लाइक स्मोकिंग एंड एल्कोहलिक, तो जो लोग मर गए हैं एट द एज ऑफ 30 एंड 40, मैं भी ऐसी मर जाऊंगा, मुझे भी कोई बीमारी लग जाएगी, तो मैं क्यों लूं ऐसी आदत को? वो उस आदत को एडेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके उसने अपने एनवायरमेंट में देखा कि मतलब लोग वाग बहुत ज्यादा स्मोकिंग एल्कोहलिक करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई बीमारी हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं, वो उस चीज से डर गया, वो इस चीज से क्या हो गया, वो डर गया, उसने वो आदतों को नहीं अपनाया, तो ये क्या हुआ, उसके जीन में उसने अपना चेंज कर लिया, और ये जो आदत थी वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब है कि वो जो मतलब रिसेसिव कांस्टेंट हो गई, रिसेसिव कांस्टेंट का मतलब है कि वो आदत वो बच्चा नहीं अपनाएगा। लेकिन ये जरूरी है, लेकिन ये जो आदत है ठीक है उस बच्चे की जनरेशन ने तो नहीं अपनाई, लेकिन हो सकता है आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अपना ले, पॉसिबल है, उसको एनवायरमेंट मिल जाए, उसको नहीं लग रहा कि मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा, उसको उस आदत को अडेप्ट करने से मतलब है, हो सकता है वो अपना ले। Natural selection encourages those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. देखिए जो नेचुरल सिलेक्शन है ज्यादातर ऐसे चेंजेस को एडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म में मतलब अपनी पावर करता है जो उनके लिए अच्छे हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी आदत अपना लो, कोई भी हैबिटेट को अपने अंदर चेंजेस ले आओ, नहीं, ऐसे हैबिटेट जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत यूजफुल है, तो इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के बीच में जो नेचुरल सिलेक्शन है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मैलेनिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से 1845 से ग्रे व्हाइट विंग्ड मॉथ, वहां पर एक ग्रे व्हाइट विंग्ड मॉथ था जिसका नाम था वेस्टर्न ब्रिटालिया, वर मोर इन नंबर देन ब्लैक विंग्ड मॉथ, जो कि ब्लैक विंग्ड मॉथ होते हैं ना उनसे नंबरिंग में ज्यादा थे। These moths are nocturnal and during daytime they rest on the tree trunk. अब ये जो moth थे ये नॉक्ट्रल पर डिपेंड रहते थे, यानी कि फ्लावर के अंदर जो वो होता है जूस होता है नेक्टर, और डे टाइम में वो ट्री के ट्रंक पर अपना रेस्ट करते थे। एंड वाइट विंग मॉथ कैन कैम्यूफ्लॉज्ड हाइड इन द बैकग्राउंड while well with the lichen covered tree that helps to escape from the predatory bird। और जो व्हाइट विंग मॉथ थे वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, कैमोफ्लेज का मतलब है बैकग्राउंड में, किसी भी बैकग्राउंड में छिप जाते थे, जैसे वो होता है यहाँ पर हम लोगों का क्रिकेट जो होता है कैमोफ्लेज होता है, राइट। एंड ज्यादातर जो लिकेन कवर ट्रीज होते हैं उनको हाइड करने में हेल्प करते थे ताकि वो प्रीडेटरी बर्ड से बच सके, क्योंकि बर्ड्स क्या करती है मौत को खा जाती है। ऑन द अदर हैंड द ब्लैक विंग मॉथ रेस्टिंग ऑन लिकेन कवर्ड ट्री ट्रंक्स वेरी इजी विक्टिम फॉर द प्रीडेटरी बर्ड्स। और बाकी के जो ब्लैक विंग मॉथ थे वो लिकेन्स होती हैं, उन लिकेन जो ट्री ट्रंक पे कवर्ड होती है उसके ऊपर रेस्ट किया करते थे, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीडेटरी बर्ड्स उनको देख ले।
एंड देयर नंबर वाज रिड्यूस। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ब्लैक विंग्ड मॉथ थे उनके नंबर रिड्यूस्ड होते चले गए। क्यों? क्योंकि वो लिकेन पे रेस्ट करते थे, बट लिकेन के ऊपर, लिकेन के पीछे चिपके नहीं, जिसकी वजह से प्रीडेटरी बर्ड्स उनको बहुत जल्दी देख लिया करती थी और खा जाया करती थी। एंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम अप इन ग्रेट ब्रिटेन। और जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उस टाइमिंग पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ग्रेट ब्रिटेन में सेटअप हुई, एंड द इंडस्ट्रीज रिलीज्ड ब्लैक सूटी स्मोक एंड कवर्ड एंड किल्ड द लिकेन्स ग्रोइंग ऑन ट्री एंड टर्न द ट्री ब्लैक ड्यू टू पॉल्यूशन। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडस्ट्रीज जब सेटअप हो गई तो इंडस्ट्री से बहुत सारा ब्लैक सूटी स्मोक रिलीज होता था, जिसकी वजह से जितनी भी लिकेंस थी वो धीरे धीरे किल्ड होती चली गई जो कि ट्रीज पर प्रेजेंट थी। और अब ट्रीज पर जो लिकेंस कवर्ड रहती थी, लिकेंस की तो डेथ हो गई। अब बाकी बचा ट्री, ट्री को बिल्कुल कैसा कलर कर दिया, ब्लू कर दिया पॉल्यूशन की वजह से। And this change became an advantage to the black-winged moth that camouflaged well with the black tree trunks, and their number increased, while the white-winged moth became victims to predatory birds, due to which their number reduced. अब इसमें हुआ क्या कि जो हमारे ब्लैक विंग्ड मॉथ थे उनको फायदा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे और जो ट्री की ट्रंक थी वो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक हो गई। तो अब ब्लैक विंग मॉथ ने क्या किया, ब्लैक ट्री ट्रंक्स पर अपने आप को कैमोफ्लेज, अपने आप को हाइड करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो हाइड होना स्टार्ट हो गए तो प्रीडेटरी बर्ड्स उन्हें देख नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उनकी नंबरिंग फिर से इंक्रीज हो गई। लेकिन जो हमारे व्हाइट विंग्ड मॉथ थे वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो लिकेंस के अंदर ही अपने आप को हाइड करते थे, और जब लिकेंस ही नहीं बचे तो प्रीडेटरी बर्ड्स उनको इजीली देखने लगी और उनकी नंबरिंग reduced हो गई। Thus, natural selection has resulted in the establishment of a phenotype trait in changing the environmental condition। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्लैक विंग मॉथ थे उन्होंने तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ अपने आप को कवर अप कर लिया, लेकिन जो व्हाइट विंग मॉथ थे कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनकी नंबरिंग क्या हो गई, बहुत ही डिक्रीज होती चली गई। अगर हम लोग यहाँ पे व्हाइट विंग मॉथ चाहते तो कोई दूसरा रास्ता या बहुत सारी एडेप्टेशंस को एडेप्ट करके अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फिनोटाइप, फिजिकल बॉडी में, जीन में, अपने बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं करे, और चेंजेस ना करने का नतीजा था कि आज के टाइमिंग पे व्हाइट विंग मॉथ बहुत ही कम है। ज्यादातर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ही दिखते होंगे आप लोगों को मॉथ। क्यों? नेचुरल सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो ढल जाएगा वो सरवाइव कर जाएगा, और नहीं ढल पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोगों का जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यहाँ पर आइसोलेशन। आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स व्हिच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आइसोलेशन, आइसोलेशन में क्या होता है कि सपोज करिए कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को ले लेते हैं हम लोग स्पीसीज को ले लेते हैं, दो स्पीसीज को ले लेते हैं, ह्यूमन स्पीसीज को ही ले लेते हैं, ह्यूमन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, मैंने ह्यूमन स्पीसीज ले ली। अब मैंने इनको क्या किया, ह्यूमन स्पीसीज हमारे ऑल ओवर अर्थ में सब जगह डिवाइडेड है, ऑल ओवर हर जगह कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, तो मैं अलग अलग ले लेती हूँ। मैं आधी ले लेती हूँ अफ्रीका के लोगों को, आधी ले लेती हूँ मैं यूएसए के लोगों को। ठीक है, अलग अलग डिवाइडेड है ना। एक ग्रुप ले लेती हूँ ह्यूमंस का अफ्रीका का, एक ग्रुप ले लेती हूँ मैं यूएसए का। नाउ अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो अफ्रीका के लोग होंगे, पर्सन्स होंगे, ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, इंटरब्रीडर अपने फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और जो यूएसए के लोग होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पे जो पर्सन्स प्रेजेंट है वो इंटरब्रीडिंग करेंगे। इंटरब्रीडिंग मतलब अपने बेबीज को प्रोड्यूस करेंगे। कोई रिलेशन नहीं है कि यूएसए का पर्सन अब मैं कंडीशन अप्लाई नहीं कर रही, यूएसए का पर्सन अफ्रीका नहीं गया, अफ्रीका का पर्सन यूएसए नहीं आया, तो क्या इन दोनों के बीच में अभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अब आगे देखिए, some barrier which prevents gene flow or exchange of genes between isolated population
इज कॉल्ड आइसोलेटेड मैकेनिज्म। अब आप एक चीज नोटिस करिए आपने कि यूएसए के पर्सन कोई अफ्रीका नहीं गया, अफ्रीका का पर्सन कोई यूएसए नहीं आया। तो अफ्रीका की कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सारी चीजें अलग होती हैं, यूएसए की बिल्कुल डिफर है। तो अफ्रीका के जो पर्सन होंगे उसमें थोड़े से दूसरे टाइप के जीन और कैरेक्टर होंगे, और जो यूएसए के जो पर्सन होंगे उनमें दूसरे टाइप के जीन और कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन क्या ये जीन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए? क्या यूएसए के पर्सन के जीन अफ्रीका गए, अफ्रीका के पर्सन के जीन यूएसए में ट्रांसफर हुए? नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अफ्रीका कहाँ यूएसए, बैरियर है ना बीच में, हमारा ओशन प्रेजेंट है, प्लस कॉन्टिनेंट अलग अलग है, कॉन्टिनेंट अलग है प्लस ओशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये बैरियर है। बैरियर क्या है? ओशियन है, कॉन्टिनेंट अलग अलग है, मतलब स्पीसीज एक ही है लेकिन स्मॉलर यूनिट्स में अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड है। कंट्री जो कि एक बैरियर बन रही है, और जब ये बैरियर बन रही है तो एक अफ्रीका के जो लोगों के जीन है वो कभी भी यूएसए के जीन में नहीं जाएंगे, और यूएसए के लोगों के जीन अफ्रीका के लोगों में नहीं जाएंगे। यानी कि फ्लो और एक्सचेंज ऑफ जीन्स क्या है? प्रिवेंट हो गया, बच गया बैरियर की वजह से, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। एंड द नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर ऑपरेटेड इन नेचर एंड देयरफॉर डाइवर्जेंस इन स्पेसिएशन में अकर। अब यहाँ पर होता क्या है, सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि बाय चांस की कोई अफ्रीका का पर्सन यूएसए में गया और यूएसए के किसी पर्सन के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो करके एक बेबी प्रोड्यूस किया। तो जो बेबी आया उसमें क्या हो गया? उसमें दोनों के जीन प्रेजेंट होंगे, अफ्रीका वाले के भी और यूएसए वाले के भी। या फिर ये भी हो सकता है कि यूएसए का पर्सन कभी अफ्रीका गया, वहां पर जाके उसने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो किया और वहां पर एक बेबी को प्रोड्यूस किया। तो ये जो बेबी होगा इसमें भी यूएसए और अफ्रीका दोनों के जीन प्रेजेंट होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीसिएशन। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीसिएशन एंड द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है ये दो टाइप का होता है, एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसके बाद मूव करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पॉइंट देख सकते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल आइसोलेशन। इसको हम लोग फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। होता क्या है इसमें? It occurs when an original population is divided into two or more groups by geographical barrier like river, ocean, mountain, glacier, etc. अब देखिए ये एग्जांपल वही है जो मैंने अभी लिया था ज्योग्राफिकल में। ज्योग्राफिकल में सबसे पहली बात तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं? रिवर, ओशियन, माउंटेन एंड ग्लेशियर, यही सब चीजें आती हैं। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ह्यूमन की स्पीसीज थी, एक अफ्रीका में थी, एक यूएसए में थी। लेकिन जो अफ्रीका और यूएसए है ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, और इनके बीच में क्या है? ओशन प्रेजेंट है। तो ये कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन क्या है? ये बैरियर है, ये बीच में बैरियर है, जिसकी वजह से अफ्रीका के लोग यूएसए में नहीं आ पा रहे और यूएसए के लोग अफ्रीका में नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में जो हमारी अफ्रीका और यूएसए में जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो जीन एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। These barriers prevent interbreeding between isolated group। ये जो बैरियर है हमारे, चाहे हमारे माउंटेन है, चाहे कॉन्टिनेंट है, चाहे कुछ भी चीज है, चाहे ओशन है, ये बैरियर क्या कर रहा है? इन दो ग्रुप्स के बीच में इंटरब्रीडिंग करने से रोक रहा है। The separated groups are exposed to different kind of environmental factor and they acquire new traits by mutation। अगर यही सेपरेटेड ग्रुप को अलग अलग कंडीशन में रख दिया जाए, अलग अलग कंडीशन का मतलब है कि अब कंडीशन चेंज कर दीजिए। कंडीशन का चेंज क्या है कि अफ्रीका का कोई पर्सन यूएसए आ गया कि, या फिर यूएसए का कोई पर्सन अफ्रीका चला जाए और वहां पर जाके अपने बेबीज को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा उसमें जीन वेरिएशन हो चुका होगा, यानी कि म्यूटेशन हो चुका होगा। म्यूटेशन मतलब जेनेटिक वेरिएशन आ चुका होगा। एंड द सेपरेटेड पॉपुलेशन डेवलप्ड डिस्टिंक्ट जीन पूल एंड डू नॉट इंटरब्रीड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेपरेटेड पॉपुलेशन है अलग अलग, अगर वो यहाँ पर इनका जो जीन होगा अफ्रीका के लोगों का और यूएसए लोगों का
जो जीन होगा उसे हम लोग कहेंगे जीन पूल। द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल जीन इज कॉल्ड जीन पूल, और वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करेंगे। Thus, new species have been formed by geographical isolation. Example, Darwin finches. इस कंडीशन में क्या हुआ? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। यहाँ से the separated groups are exposed to different kinds of environmental factor and they acquired new traits by mutation. यहाँ पर एक जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर यूएसए। अब यहाँ पर अफ्रीका के पर्सन को यूएसए में भेज दिया गया, तो यहाँ पर इसका एनवायरमेंट बिल्कुल एकदम चेंज हो गया होगा। कहाँ अफ्रीका का एनवायरमेंट, कहाँ यूएसए का एनवायरमेंट। तो अफ्रीका का पर्सन जब यूएसए में गया तो उसका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। उसने वहां के इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, यानी कि म्यूटेशन कर लिया उसने अपने अंदर। क्या कर लिया? म्यूटेशन कर लिया, वहां के इन्वायरमेंट के हैबिटेट को एडेप्ट कर लिया। और जब वहां के इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर लिया, फिर वहां के लोगों के साथ घुल मिल गया। यूएसए के लोगों के साथ क्या हो गया? घुल मिल गया। और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी स्मॉल ग्रुप में जो हर एक पर्सन का जीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीन पूल, राइट। एंड दस न्यू स्पीसीज हैव बीन फॉर्म। और इस तरीके से क्या होगा कि जो बेबी था, जो अफ्रीका से आया था यूएसए में, मतलब कोई पर्सन था जो अफ्रीका से आया था, राइट। अफ्रीका के पर्सन ने यूएसए के पर्सन के साथ इंटरब्रीड किया। इंटरब्रीड मतलब इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी, और जो बेबी बना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफर होगा अपने अफ्रीका और यूएसए के पेरेंट के कंपैरिजन में। इसी को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। एग्जांपल में है डार्विन्स फिंच। दूसरा होता है हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है? Reproductive isolation occurs due to change in genetic material, gene pool, and structure of genital organs, and it prevents interbreeding between population. Reproductive isolation में क्या होगा कि किसी भी पर्सन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन पूल या फिर जेनिटल ऑर्गन स्ट्रक्चर, मतलब जैसे क्रोमोसोम या डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है। जेनिटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? क्रोमोसोम या फिर डीएनए। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल में, जीन पूल में या फिर डीएनए और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो जाता है, कोई भी चेंज हो जाएगा, और फिर वो क्या है, तो उसकी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी वो चेंज आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर कोई बैरियर वगैरह नहीं था, बस सिंपल क्या था कि पहले से ही उस पर्सन के बॉडी के अंदर ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल या फिर डीएनए और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है। और जब ये चेंज हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप दिया हुआ है इसमें ए प्री मीटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्री मीटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, इस मेथड में, इस मैकेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन है और जाइगोट की फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसको होने से रोका जाता है। कैसे? सबसे पहला इसमें आता है हैबिटेट आइसोलेशन। Members of a population living in the same geographical region but occupied separate habitats so that potential mates do not meet. इसमें क्या कर जाता है? इकोलॉजिकल आइसोलेशन या फिर हैबिटेट आइसोलेशन में कोई भी पॉपुलेशन में जो कि सेम ज्योग्राफिक रीजन में रह रही है, सपोज करिए कोई पॉपुलेशन है, स्मॉल ग्रुप है जो माउंटेन पर रह रहा है, राइट, बट सेपरेट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेट। लेकिन भले ही वो माउंटेन पर रह रहा है लेकिन हर किसी की अपनी हैबिटेट अलग होती है। हैबिटेट का मतलब जो अपना रहन सहन है, जहाँ इस एरिया में रहता है वो अलग होता है। और जहां पर एरिया अलग हो जाएगा तो वहां पर मेटिंग की प्रोसेस भी क्या है? बहुत कम हो जाएगी। कैसे? एक थोड़ा सा मैं एक ले लेती हूँ। सपोज करिए कोई प्लेन एरिया पे रहता है, ठीक है, मैंने एक प्लेन एरिया लिया, लेकिन प्लेन एरिया तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सपोज करिए कि एक प्लेन एरिया यहाँ है, एक प्लेन एरिया यहाँ है। सपोज करो मैंने एक आगरा ले लिया, एक मैंने राजस्थान ले लिया, है तो प्लेन एरिया ही। यहाँ पर क्या हुआ कि आगरा के लोगों का जो हैबिटेट होगा वो डिफरेंट होगा।
कंपैरिजन टू राजस्थान, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर इनका हैबिटेट अलग होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करेंगे, और जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो आगे किसी भी फर्टिलाइजेशन और जायगोट की फॉर्मेशन होने का भी कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजनल या फिर टेम्पोरल आइसोलेशन। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल रीजन बट आर सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर। एक चीज ये भी होती है सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, वही चीज ले लीजिए कि सपोज करिए कि कोई है जो आगरा में रहते हैं, मैं आगरा ही ले लेती हूँ, ठीक है। आगरा में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कोई दो पर्सन है, लेकिन दो पर्सन की जो एज और ईयर है वो डिफर है। इसकी एज क्या है, फर्स्ट वाले की 20 है, सेकंड वाले की यहाँ पर 40 है। इज इट पॉसिबल कि ये 20 और 40 इयर्स के जो पर्सन हैं वो बेबीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो मतलब मेटिंग की प्रोसेस है वो परफॉर्म हो पाएगी? कभी नहीं। इस चीज को तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि शादी के लिए क्या है, जो एज है, अगर गर्ल की एज 26 है तो जो बॉय है वो भी 27 या 28 तक का ही फाइंड आउट करते हैं, कोई 40 या 45 तक का नहीं करते। तो ये क्या है, जो हमारा ईयर है वो क्या कर रहा है, मीटिंग करने से रोक रहा है। थर्ड होता है इथियोलॉजिकल आइसोलेशन। ड्यू टू स्पेसिफिक मीटिंग बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन डू नॉट मीट। इथियोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या है कि हर किसी का जो एक मीटिंग बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैं दो एनिमल्स ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर एक डॉग ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं कैट ले लेती हूँ। इज इट पॉसिबल कि डॉग और कैट मीटिंग करें, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करें? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो डिफर होंगे, और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफर है और उनका हर चीज एक दूसरे से डिफर है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिसका मीटिंग बिहेवियर डिफरेंट है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करे। फोर्थ होता है मैकेनिकल आइसोलेशन, दैट मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या है। मैकेनिकल आइसोलेशन में सपोज करिए दो आपके ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल लिया, मैं ले लेती हूँ एक डॉगी का, एक मैंने ले लिया हॉर्स का एग्जांपल, राइट। इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस देयर बेबीज? नो। व्हाई? क्योंकि जो डोंकी और हॉर्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफर होंगे, डोंकी में कुछ और होगा, हॉर्स में कुछ और होगा, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट होने की वजह से ये मेटिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्री मेटिंग यानी कि फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन को होने से रोक रहे हैं। सेकेंड टाइप का आता है आपका पोस्ट मीटिंग। यहाँ पर दो टाइप के होते हैं ना आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, एक होता है प्री मीटिंग, दूसरा होता है पोस्ट मीटिंग। दैट मीन इसमें से फर्स्ट आता है गैमीट मोटिलिटी। गैमीट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ड्यू टू वन और अदर रीजन। इफ यूनियन ऑफ द टू गैमीट्स डज नॉट अकर इन द गिवन टाइम इट रिजल्ट्स इन द गैमेट मोटिलिटी। सबसे पहले आता है हमारा गैमीट मोटिलिटी। सपोज करिए ये स्पर्म्स है एंड दिस वन इज ओवम। स्पर्म का जो लाइफ टाइम जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 48 आवर का, ओवम का होता है 24 आवर का, ठीक। अगर यहाँ पर एक ओवम रिलीज हुआ है और अगर 24 घंटे तक 24 आवर तक उसको स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, राइट। यानी कि जो बेबी है उसकी जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ओवम रिलीज हुआ है और ओवम को रिलीज हुए हो गए हैं 32 आवर्स, और 32 आवर्स में स्पर्म अवेलेबल हुआ है। इज इट पॉसिबल कि जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक गैमीट्स की रिप्रोडक्टिव सेल्स की अपना एक लाइफ स्पैन होता है। भले ही स्पर्म की 48 आवर्स थी ओवम की, लेकिन ओवम की तो 24 थी ना। मीटिंग तो तभी हो सकती है कि दोनों की लाइफ स्पैन मतलब जिंदा है, दोनों दोनों लाइव है, तभी तो एक न्यू बेबी को प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन ओवम तो 24 के बाद डेड हो जाता है, और उसको स्पर्म मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, राइट। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो कोई जायगोट बनता नहीं है, जो गैमीट्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं गैमीट्स मोटिलिटी। एक होता है जायगोट मोटिलिटी। एग इज फर्टिलाइज्ड बट जायगोट डाइज ड्यू टू वन और अदर रीजन। यहाँ पर क्या हुआ जायगोट मोटिलिटी में कि जो स्पर्म और ओवम थे वो तो फर्टिलाइज्ड हो गए, जायगोट भी बन गया,
लेकिन जायगोट किसी कंडीशन की वजह से डेड हो गया, हो जाता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं मिसकैरेज। तो जायगोट मोटिलिटी हो गया, जिस कंडीशन में जायगोट की डेथ हो गई तो बेबी तो आगे बनेगा नहीं। एक होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। Hybrids develops to maturity to become sterile due to failure of proper gametogenesis. And Moore is an intergenetic hybrid which is sterile. यहाँ पर हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेल या फीमेल में, किसी भी मेल या फीमेल में बेबी को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ना होना। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो बेबीज को नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल वुमेन्स। आपने 9th थोड़ा सा 10th और 11th में भी पढ़ा होगा स्टेराइल वुमेन्स। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में जो ओवम है या तो वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। अगर ओवम, या तो हो सकता, बहुत सारी कंडीशंस होती है, कोई एक कंडीशन नहीं होती, हो सकता है ओवम रिलीज ना हो रहे हो सकता है जो ओवरी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हो। अगर ओवरी फंक्शन कर रही है, ओवम भी रिलीज हो रहे हैं, लेकिन ओवम फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजिंग तो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है किसी भी मेल या फीमेल में। मेल में कंडीशन होती है कि स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे हैं, अगर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो उसके अंदर जो सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स भले ही रिलीज हो रहे हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। और जो म्यूल है वो इंटरजेनेरिक हाइब्रिड होता है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है जो कि स्टेराइल है। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा आइसोलेशन और टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। उसके बाद हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आपके जो 3 कॉन्सेप्ट थे, जेनेटिक वेरिएशन वाले, आइसोलेशन वाले और नेचुरल सिलेक्शन वाले, वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, लेकिन उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। आई होप, आशा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय बाय टू ऑल।